नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे देश के इतिहास की आत्मा को छूता है। टॉपिक है भारतीय नेताओं की वो गलतियां जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। अब देखिए, हर इंसान से गलती होती है। ये गलतियां तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब कोई गलती किसी नेता से होती है, वो भी प्रधानमंत्री लेवल के नेताओं से, जो करोड़ों लोगों के भविष्य की डोर थामे होता है, तब वो गलती सिर्फ एक गलती नहीं रहती, वो इतिहास बन जाती है। भारत का इतिहास ऐसे कई मौकों से भरा हुआ है जहां नेताओं ने सही नियत से पर गलत निर्णय लेकर देश की दिशा पलट दी। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे लम्हों की, तीन ऐसे नेताओं की जिनके एक एक फैसले ने आने वाले दशकों तक भारत की तकदीर पर गहरा असर डाला। पहला, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का वो निर्णय जब उन्होंने पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने दिया, जबकि कांग्रेस संगठन का समर्थन उनके पक्ष में था। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो राजनीतिक भावनात्मकता जिसने उनकी सरकार को सिर्फ एक वोट से पार्लियामेंट में हरा दिया। और तीसरा, इंदिरा गांधी जी का वो फैसला जिसने 1971 के शानदार युद्ध विजय को भी व्यर्थ कर दिया, जब उन्होंने सारी जीतें टेबल पर लौटा दी। इन तीनों घटनाओं में आपको एक गहरी समानता दिखेगी। भावना और नैतिकता बनाम रणनीति और दूरदृष्टि की जंग। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर इतिहास के उन पलों का जिनमें अगर थोड़ा अलग सोचा जाता तो शायद आज भारत अलग होता। सबसे पहले लेते हैं सरदार पटेल जी की गलती जब राष्ट्र की दिशा बदल गई। दोस्तों, 1947 में चलते हैं, 1947 में। वो दौर जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। पूरा देश एक तरफ आजादी की खुशी में झूम रहा था और दूसरी तरफ विभाजन का और हिंसा की आग में जल रहा था। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब आम जनता को तो यही लगता था कि नेहरू जी तो इसका स्वाभाविक चुनाव होंगे, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग थी। कांग्रेस के अंदरूनी चुनावों में 15 में से प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का समर्थन किया था। नेहरू जी का नाम किसी समिति ने नहीं चुना। लेकिन कहानी यही मोड़ लेती है। महात्मा गांधी उस समय कांग्रेस और देश दोनों के नैतिक दिशा सूचक थे। उन्होंने देखा कि नेहरू नाराज हैं और अगर उन्हें मौका नहीं दिया गया तो वे शायद अलग राह पकड़ लेंगे। गांधी जी ने एक पिता की तरह सोचा और वल्लभ भाई पटेल से कहा, नेहरू को मौका देना चाहिए। और पटेल ने बिना कोई विरोध किए कहा, अगर बापू ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस यही वो पल था जिसने भारत के आने वाले 20 से 30 सालों की दिशा तय कर दी। पटेल और नेहरू ये दो अलग सोच वाले व्यक्ति थे। सरदार पटेल एक कर्मयोगी थे, यथार्थवाद यानी कि रियलिस्ट, धरती से जुड़े और फैसले लेने में बड़े दृढ़ थे। उन्होंने भारत की 562 रियासतों को, स्टेट्स को एकजुट किया जब तक ये लगभग असंभव लग रहा था। उनके लिए शासन का मतलब संचालन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, ना कि एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। वहीं नेहरू पश्चिम विचारों से प्रभावित थे। उनका सपना था भारत को आधुनिक बनाना, उद्योग, समाजवाद, पंचशील और गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलाना। वो आइडियलिस्ट थे, विजनरी थे, पर कई बार ग्राउंड रियलिटी से कटे भी हुए होते थे। अब सोचिए, अगर प्रधानमंत्री पटेल बने होते तो क्या भारत की नीति वही होती जो बाद में बनी नेहरू जी के समय में? इतिहासकार कहते हैं शायद नहीं। शायद 1947 1947 में कश्मीर का मामला अलग संभालते। शायद चीन के साथ सीमाएं इतनी कमजोर न रहती। शायद तिब्बत की स्थिति कुछ और होती। और शायद एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में ज्यादा डिसिप्लिन होता। यही नहीं, वो नीति में दृढ़ता लाते, क्योंकि पटेल जी ग्राउंड लॉजिक के नेता थे जबकि नेहरू जी मॉरल परसेप्शन के नेता थे। अभी अपने इतिहास की प्राचीन दृष्टिकोण में जाते हैं, वहां चाणक्य जी की सीख देखते हैं। अब जरा सोचिए, प्राचीन भारत में चाणक्य ने क्या कहा था? वो बोले थे
किसी राजनेता का फर्ज है, ड्यूटी है कि वह अपने लोगों की भलाई के लिए सत्ता में बना रहे। अगर वह सत्ता में नहीं रहेगा तो अपनी नीतियों को लागू कर अपने लोगों का भला कैसे करेगा? यह बात सिर्फ सत्ता की लालसा नहीं थी, बल्कि शासन की गहराई को समझने की शिक्षा थी। चाणक्य जानते थे, सत्ता स्थिर रहेगी तो नीति स्थिर रहेगी, और नीति स्थिर रहेगी तो जनता का कल्याण होगा। लेकिन भारत के आधुनिक नेताओं ने बार बार इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब पटेल की नैतिकता और उनकी कीमत ये देखते हैं जो देश को चुकानी पड़ी। पटेल का मन साफ था, उन्होंने किसी गुटबाजी से दूर रहना चुना। लेकिन उनके विनम्र स्वभाव की सबसे बड़ी छाया ये बनी, उन्होंने इतिहास की सबसे निर्णायक कुर्सी गंवा दी। क्योंकि राजनीति में सिर्फ सही व्यक्ति होना काफी नहीं, जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। वो अगर थोड़ी राजनीतिक चालाकी दिखाते तो शायद भारत का इतिहास और इसकी मजबूत नींव पर खड़ा होता। भावना बनाम राजनीति को देखते हैं। दोस्तों, पटेल के इस निर्णय में भावना ने रणनीति पर जीत पाई। उन्होंने नैतिकता चुनी पर नीति हार गई। नेहरू ने सत्ता संभाली और फिर भारत ने आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म की लड़ाई में अगले दशकों तक संघर्ष किया। यही थी पहली गलती जिसने भारत की दिशा को बदल दिया। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावना की हार और सत्ता की हानि पर। चलते हैं 1999 के दौर में। गठबंधन की राजनीति अपने चरम सीमा पर थी। हर पार्टी कुछ सीटों के सहारे देश की सरकारों को बना या बिगाड़ सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के रूप में थे, एक ऐसा नेता जो अपने चरित्र, दृष्टि और व्यक्तित्व के लिए जनता के चहेते बन चुके थे। लेकिन इतिहास में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया, वो भी देश की पार्लियामेंट में सिर्फ एक वोट से। वो एक वोट जिसने सत्ता गिरा दी। वो दिन था 17 अप्रैल 1999। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ। कुल अंतर रहा सिर्फ एक वोट का और बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिर गई। उस दिन के बाद कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे थे, मीडिया में सुर्खियां थी, सरकार गिरी लेकिन अटल जी अमर हो गए। पर सवाल यह है, क्या अमर होने के लिए सत्ता छोड़नी जरूरी थी? यहां फिर वही बात लौटती है जो चाणक्य ने हजारों साल पहले कही थी। किसी राजनेता का फर्ज है कि वह अपने लोगों की भलाई के लिए सत्ता में बना रहे। अगर वह सत्ता में नहीं रहेगा तो अपनी नीतियों को लागू कर अपने लोगों का भला कैसे करेगा? वाजपेयी जी महान थे, ईमानदार, विद्वान, कवि और दूरदर्शी। लेकिन उन्होंने सत्ता को नैतिकता का मंच समझा, जबकि उसे नीति लागू करने का साधन होना चाहिए था। अगर उन्होंने थोड़ी राजनीतिक प्रैक्टिकलिटी दिखाई होती, अगर उन्होंने कुछ सहयोगियों को थोड़ा और संभाला होता, तो यह सरकार गिरती नहीं। सत्ता में रहना क्यों कर्तव्य है? दोस्तों, सत्ता का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होता, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे आप अपनी नीति और दृष्टि को साकार करते हैं। वाजपेयी की सरकार के दौरान भारत ने देखा था 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, 1999 में कारगिल युद्ध में शानदार प्रदर्शन और विजय, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत भी इसी समय उन्हीं के समय में हुई थी। अगर वो सरकार बची रहती तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन पॉलिसी दोनों नई ऊंचाइयों पर जा सकते थे। लेकिन वो एक वोट, इतिहास में वो वोट सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक प्रतीक बन गया। भावनात्मकता का के ऊपर राजनीति के क्रूर गणित था। भावना बनाम राजनीति जिसमें वाजपेयी जी ने सत्ता को आदर्शों की कसौटी पर तोल दिया। उनका दिल साफ था, पर राजनीति सिर्फ दिल से नहीं चलती, दिमाग से भी चलती है। उन्होंने अपने दुश्मनों, विरोधी दलों को माफ किया, पर दूरदर्शिता नहीं दिखाई और देश की हानि हो गई। यही कारण है कि वो सरकार गिर गई और भारत ने कई अहम नीतियों की कंटिन्यूटी खो दी। अब चलते हैं इंदिरा गांधी जी के फैसले पर, जिसने जीत के बाद हार की कहानी बना दी। भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी थी। 1971 में उन्होंने भारत को एक ऐसी जीत दिलाई जो प्राचीन काल के विजेताओं को भी मात देती है। मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और भारत के पास थे 92,000 पाकिस्तानी सैनिक कैदी। संपूर्ण विश्व चकित था। भारत, जिसने 24 साल पहले आजादी पाई थी, उसने एक क्षेत्रीय महाशक्ति बनकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ये भारत का एक गोल्डन पल था।
पर फिर वही हुआ जो हमारी राजनीतिक परंपरा का दुर्भाग्य रहा है। वही जो पृथ्वीराज चौहान ने किया था मोहम्मद गौरी के साथ उसको छोड़ने पर, वही गलती इंदिरा जी ने कर दी। जो जीता वही हार गया। जब जीत टेबल पर हार में बदल गई, बस शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी जी ने सब कुछ विश्वास पर लौटा दिया। उन्हें विश्वास था कि पाकिस्तान अब खराब चीजें नहीं किया करेगा, टेररिज्म नहीं करेगा। उन्होंने जीते हुए इलाके पाकिस्तान को वापस कर दिए। उन्होंने 92,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी बड़े विनिमय के रिहा कर दिया। यहां तक कि वो भारतीय सैनिक जो पाकिस्तान की जेलों में कैद थे, उन्हें वापस लाने का ठोस सौदा भी नहीं किया गया। भारत के सैनिकों का बलिदान बेकार चला गया। एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बनने का मौका था, लेकिन वो खो गया। क्या जरूरत थी ऐसा करने की, और ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं इंदिरा गांधी जी का मकसद था पीस इन साउथ एशिया। वो पाकिस्तान को स्थिर देखना चाहती थी ताकि भविष्य के रिश्ते सुधरे। पर राजनीति और कूटनीति में परमानेंट पीस जैसी कोई चीज नहीं होती। जो आपके दुश्मन की कमजोरी होती है, वही नेगोशिएशन टेबल पर आपका कार्ड होता है। और उन्होंने ये ट्रम्प कार्ड छोड़ दिया बिना किसी रिटर्न के। धर्म ग्रंथ की दृष्टि में मूर्खता का क्या अर्थ होता है? चलिए बाइबल में इसका अर्थ देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि मूर्खता यानी सिर्फ अकल की कमी नहीं, बल्कि वो अवस्था जब कोई व्यक्ति दिल और रूह से भगवान की हिकमत यानी ज्ञान को ठुकरा देता है। ऐसा इंसान गलत और विनाशकारी फैसले करता है, सच्चाई के खिलाफ चलता है और घमंड में आकर बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है। इंदिरा जी का यह निर्णय, चाहे वो अहंकार से आया हो, आदर्शवाद से या किसी दबाव से, सीधे उस श्रेणी में आता है, लेकिन उसका असर कुछ वैसा ही हुआ। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिज्ञ अवसर को खो दिया। भारत को सिर्फ नैतिक जीत नहीं, बल्कि स्थायी शक्ति की मजबूत स्थिति बनाने का मौका था। पर हमने सब कुछ लौटा दिया। सत्ता, नीति और बुद्धि का संतुलन देखते हैं। तीनों उदाहरण जो दिए हैं, पटेल जी, वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जी, इनमें एक चीज सामान्य दिखती है। दिल ने दिमाग पर राज किया। उन्होंने नैतिकता, भावना या आइडियलिज्म से प्रेरित होकर निर्णय लिए, पर परिणाम रणनीतिक रूप से भारी पड़ा। राजनीति सिर्फ धर्म का विस्तार नहीं है। राजनीति वो कला है जिसमें धर्म, नीति और नीति निर्माण साथ चलते हैं। यदि सत्ता में रहकर आप जनसेवा नहीं कर सके, तो सत्ता छोड़कर आप और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी सीख इसमें क्या है? राजनीतिक बुद्धि और नैतिकता में क्या संतुलन होना चाहिए? सबसे पहले, सत्ता एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पर अगर सत्ता छूट जाए तो साधन भी खो जाते हैं। जैसा चाणक्य ने कहा था, राजनेता को सत्ता में बने रहना चाहिए ताकि वह नीति लागू कर सके। दूसरा, भावना आवश्यक है, मगर रणनीति जरूरी है। सिर्फ दिल से नहीं, दृष्टि और विवेक से भी निर्णय लेने चाहिए। तीसरा, इतिहास तटस्थ नहीं होता, वो हर गलती को दर्ज करता है। चाहे वो पटेल जी की संयमित विनम्रता हो, चाहे वाजपेयी जी की आदर्शवादी भावना हो, या चाहे इंदिरा गांधी जी की जीत के बाद की ढिलाई हो। दोस्तों, मेरा मकसद किसी नेता की आलोचना करना नहीं है। हर एक नेता ने अपने युग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किया, लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, हर गलती, चाहे कितनी भी पवित्र नियत से की गई हो, उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। आज अगर हम ये कहानियां सुनते हैं, वो इसलिए कि भविष्य में आने वाले नेता इनसे ये सीखें कि शासन सिर्फ नीति बनाने का नहीं, नीति बचाने का मार्ग इसका भी कर्तव्य है। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, बताइए कि आपके हिसाब से भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक चूक इनमें से कौन सी थी या कोई और थी? कमेंट में मुझे अपने विचार जरूर बताइए। और हाँ, इस अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, इस प्रार्थना के साथ मैं आप दोस्तों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।